प्यारे साथियों नमस्कार। AVFM के विजयपथ सीरीज़ के सेशन नंबर 5 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा हम लोग इस सेशन में केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 22 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज भी हम लोग दोस्तों 5 से 10 केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी इस पूरे टॉपिक से। आपने यदि सेशन 1 to 4 के लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको ऑनलाइन सर्च के प्रोग्रेस को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। आज का टॉपिक है गूगल का मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम जिसका नाम है रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन गूगल का सर्च रिजल्ट को और रिलेवेंट बनाता है, लेकिन यह कैसे करता है, राइट? तो आइए डिस्कस करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रैंक ब्रेन को गूगल के रैंकिंग एल्गोरिथम का एक क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है। क्या नाम है इसका? रैंक ब्रेन। ठीक है, 2015 में पहली बार यूज़ किया गया था। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था? सर्च इंजन को इम्प्रूव करने के लिए। वही कह रहा है व्हाट वाज इट प्राइमरी फंक्शन इन इन्हांसिंग सर्च रिजल्ट। ठीक है, चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजिंग द ओवरऑल पेज लोडिंग स्पीड, यानी पेज स्पीड को इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है, बट रैंक ब्रेन का काम यह नहीं है। रैंक ब्रेन का फोकस किस पे है? स्पीड पर नहीं, रेलेवेंस पर है। यहाँ करा ना स्पीड पर फोकस नहीं है, बेसिकली किस पे फोकस है? रेलेवेंस पे फोकस है, राइट? तो ये ध्यान रखना है हमें। तो पेज स्पीड का इफेक्ट रैंकिंग पे होता है पर यह रैंक ब्रेन का काम नहीं है, राइट? तो इंक्रीजिंग द ओवरऑल पेज लोडिंग स्पीड यहाँ गलत है। पेज स्पीड का काम कहाँ होता है? रैंकिंग पे होता है, पर यह रैंक ब्रेन का मेन काम नहीं है। ऑप्शन 2 कर रहा है मैचिंग सर्च क्वेरीज विथ हाई क्वालिटी बैकलिंक। अब देखिए, बैकलिंक जरूर एक रैंकिंग फैक्टर है। यहाँ पे लिखा है ना बैकलिंक, तो बैकलिंक एक रैंकिंग फैक्टर है, राइट? लेकिन रैंक ब्रेन का काम बैकलिंक के साथ मैच करना नहीं है। इसका मेन रोल क्या है? क्वेरीज को समझना। क्या है? क्वेरीज को ये समझता है और उनके कंटेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है। क्वेरीज को समझना और कंटेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना, राइट? ताकि यूज़र को रेलिवेंट रिजल्ट मिल सके। यहाँ पे बैकलिंक है। बैकलिंक एक रैंकिंग फैक्टर होता है, लेकिन रैंक ब्रेन का काम बैकलिंक से मैच नहीं करता। ऑप्शन सी कर रहा है असिस्टिंग गूगल इन इंटरप्रेटिंग एंड डिलीवरिंग रेलिवेंट सर्च रिजल्ट। हाँ, ये सही जवाब है। देखिए, जो हमारा रैंक ब्रेन है ना, रैंक ब्रेन का मेन पर्पज़ था गूगल को हेल्प करना, राइट? किसको हेल्प करना? गूगल को हेल्प करना। कब? स्पेशली तब जब यूज़र कॉम्प्लेक्स या नए सर्च टर्म यूज करते हैं, राइट? तो यूज़र मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स टर्म या सर्च रिजल्ट यूज कर रहा है, तो रैंक ब्रेन AI और मशीन लर्निंग को यूज करके क्वेरीज का मीनिंग समझता है और बेस रिजल्ट शो करता है। तो किसका यूज़ करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है और किसका यूज़ करता है? मशीन लर्निंग का यूज़ करता है। क्या समझता है? कि AI और मशीन लर्निंग का यूज़ करके क्वेरीज का मीनिंग समझाता है। जो हमने क्वेरीज किया उसका क्या मीनिंग है, राइट? और बेस्ट रिजल्ट शो करता है। अगर कोई नया या अनकॉमन सर्च टर्म आए तो भी रैंक ब्रेन उसका कंटेक्स्ट समझ के रिलेवेंट रिजल्ट दिखाता है, समझे? तो ऑप्शन 4 कर रहा है मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ एड्स शोन पर सर्च क्वेरी। देखिए, एड्स के नंबर को कम करना रैंक ब्रेन का काम नहीं है। एड्स को कंट्रोल सेपरेट सिस्टम हैंडल करती है। रैंक ब्रेन सिर्फ सर्च रिजल्ट की रेलेवेंस इंप्रूव करने में मदद करता है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं फैक्ट को। हमने क्या देखा इस क्वेश्चन से कि रैंक ब्रेन गूगल का एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्वेरीज के कंटेक्स्ट को समझ के रेलेवेंट रिजल्ट देता है, राइट? या स्पीड या ऐड को कंट्रोल नहीं करता और बैकलिंक मैच करने में भी इसका रोल नहीं है। इसका प्राइमरी काम है रेलेवेंस इंप्रूव करना और यूज़र के इंटेंट को समझना ताकि उन्हें उनके सवालों का बेस्ट जवाब मिल सके, राइट? तो आपको समझ में आ गया बेसिक फैक्ट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्यों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। रैंक ब्रेन के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दूसरा केस स्टडी है, रैंक ब्रेन के एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो सर्च क्वेरीज को और भी एक्यूरेट बनाता है। अभी मैंने क्या बोला कि सर्च क्वेरीज का इसका काम है, राइट? सर्च रिजल्ट को डिलीवर करना, इंटरप्रेट करना, ये इसका काम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रैंक ब्रेन का काम सिर्फ पॉपुलर कीवर्ड पे डिपेंड नहीं करता। लिखा है ना कि द रैंक ब्रेन ऑर्गेनाइज सर्च क्वेरी इनटू वर्ड फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन। तो रैंक ब्रेन का काम सिर्फ पॉपुलर कीवर्ड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि यह एल्गोरिथम अपने तरीके से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और फ्रेजेस को भी समझने की कोशिश करता है। लिखा गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ड और फ्रेजेस।
को भी समझने की कोशिश करता है। चलिए इस क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं और समझते हैं कैसे। मैंने क्या बोला कि रैंक ब्रेन, एक तो मैंने क्या बोला आपको कि आपका जो सर्च रिजल्ट है उसको एक्यूरेट बनाता है, जो भी आप सर्च करेंगे उसको आपको एक्यूरेटली उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा आपके सामने। एक तो ये पर्सन है। दूसरा मैंने क्या बोला कि जो पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, राइट, जो पॉपुलर कीवर्ड्स हैं और उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एल्गोरिथम अपने तरीके से कॉम्प्लेक्स वर्ड और फ्रेजेस को भी समझने की कोशिश करता है, राइट। चलिए अब इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर रैंक ब्रेन किसी सर्च क्वेरी में अनफेमिलियर या नए टर्म इनकाउंटर करे, है ना, अनफेमिलियर टर्म, तो ये रेलिवेंट रिजल्ट इंश्योर करने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करता है? हाउ डज इट रिस्पॉन्स टू इंश्योर रेलिवेंट रिजल्ट? चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है इट इग्नोर्स द अनफेमिलियर टर्म्स एंड ओनली फोकस ऑन द पॉपुलर कीवर्ड। क्या लगता है ये गलत है, क्योंकि रैंक ब्रेन ऐसे कीवर्ड को इग्नोर नहीं करता जो नए या यूनिक होते हैं। अगर यह सिर्फ पॉपुलर कीवर्ड पे ही फोकस करता तो कॉम्प्लेक्स और रेयर क्वेरीज का करेक्ट जवाब देना मुश्किल हो जाता। अब मान लीजिए कुछ रेयर क्वेरीज हैं या कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं तो उसका जवाब दे ही नहीं पाता, राइट, क्योंकि ये पॉपुलर कीवर्ड पे ही फोकस करता है। लेकिन रैंक ब्रेन का मेन काम अनफेमिलियर टर्म को भी समझाना है, ना कि इसे इग्नोर करना, राइट। तो ये गलत है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि इट यूजेस वर्ड वेक्टर टू प्रेडिक्ट सिमिलर मीनिंग एंड एडजस्ट रिजल्ट अकॉर्डिंगली। यस, करेक्ट। देखिए एक वर्ड याद रखिएगा, वर्ड वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड वेक्टर। तो वर्ड वेक्टर का यूज़ करता है रैंक ब्रेन, जिससे वो लिंग्विस्टिकली सिमिलर वर्ड को एक क्लस्टर में रखता है। किस में रखता है? क्लस्टर में। सिमिलर वर्ड को क्लस्टर में रखेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नई या अनफेमिलियर टर्म आए तो रैंक ब्रेन उसका मीनिंग आसपास के रिलेटेड वर्ड से एलिमिनेट कर लेता है। इससे वो ऐसे रिजल्ट दिखाता है जो यूज़र के क्वेरी के इंटेंडेड मीनिंग से मैच करता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि रैंक ब्रेन में यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा अनफेमिलियर टर्म आता है तो रैंक ब्रेन उसका मीनिंग आसपास के रिलेटेड वर्ड से एस्टिमेट करता है। ठीक है, अनफेमिलियर वर्ड आया, रैंक ब्रेन ने क्या किया कि उसका जो मीनिंग है उस वर्ड का आसपास के रिलेटेड वर्ड से एस्टिमेट करता है। इससे वो ऐसे रिजल्ट दिखाता है जो यूज़र की क्वेरी के इंटेंडेड मीनिंग से मैच करता है। ऑप्शन 3 कह रहा है इट रैंक पेजेस प्योरली बेस्ड ऑन कंटेंट लेंथ एंड कीवर्ड डेंसिटी। यह अप्रोच ट्रेडिशनल एसईओ में यूज होता है, किसमें? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, राइट, यूज होता था। पर रैंक ब्रेन के आने के बाद गूगल का फोकस कंटेंट के रिलेवेंस और यूज़र इंटेंट पे शिफ्ट हो गया है। सिर्फ कंटेंट लेंथ या कीवर्ड डेंसिटी के बेसिस पर रैंक ब्रेन रैंकिंग नहीं करता, राइट। ऑप्शन 4 कर रहा है इट प्रायोरिटाइज रिजल्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये बिल्कुल गलत है। रैंक ब्रेन का एड से कोई लेना देना नहीं है। एड्स अलग सिस्टम के थ्रू मैनेज किए होते हैं और रैंक ब्रेन का फोकस सिर्फ सर्च क्वेरी को समझ के रेलिवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करने में है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमने एक बार समराइज कर लेते हैं। एक क्विक समरी में मैंने क्या बताया आपको कि रैंक ब्रेन अनफेमिलियर वर्ड और फ्रेजेस को समझने के लिए वर्ड वेक्टर का यूज़ करता है। ये वर्ड याद रखिएगा, वर्ड वेक्टर, ठीक है। और ये वर्ड वेक्टर क्या होता है? लिंग्विस्टिकली सिमिलर वर्ड को एक जगह रखता है। इसका मेन एम है एक्यूरेट और मीनिंगफुल रिजल्ट देना जो यूज़र की क्वेरी का इंटेंट से मैच करता हो। ना ये सिर्फ पॉपुलर कीवर्ड पर डिपेंड करता है और ना ही एड्स या कंटेंट लेंथ पर। याद रहेगा ये सब चीज़, ठीक है। दोस्तों यदि आप इस तरह की केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह का फुल प्रूफ केस स्टडीज़ है जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में हर एक वो की पॉइंट को समझने में, जो कि आने की ज़्यादा संभावना है। हमारे AVFM के क्रैश कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। AVFM के क्रैश कोर्स में आपको शॉर्ट टर्म में कवर करने के हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज़ मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले केस स्टडीज़ की आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, सेम जो आपको मैंने समझाया वही है। अब बात की जा रही है AI हब के बारे में। अगर आप AI या डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। AI हब का मेन पर्पस AI टूल और कंपोनेंट को और एक्सेसिबल बनाना है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो AI हब है, AI हब का प्राइमरी पर्पस क्या है AI डेवलपमेंट में? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ AI हब इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, AI डेवलपमेंट? पहला ऑप्शन कर रहा है टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू। अब हर ऑप्शन को समझते हैं। तो पहला कर रहा है कि टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू AI टूल फॉर गूगल एक्सक्लूसिव यूजर। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि AI हब का पर्पस टूल को रिस्ट्रिक्टेड रखना नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना रिस्ट्रिक्टेड, ये वर्ड गलत है, ठीक है, बल्कि उन्हें ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है, राइट। तो यह सबके लिए ओपन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज और डेवलपर इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये वर्ड गलत ही यूज़ किया गया, रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन 2 कह रहा है कि टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग, शेयरिंग एंड रीयूजिंग AI कंपोनेंट। अब देखिए ये सही जवाब है। क्यों सही जवाब है? क्योंकि AI हब का मेन पर्पज़ है AI रिसोर्स को शेयर करना। हमारे पास जो AI रिसोर्स है,
उसे हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यही मेन पर्पज़ है, राइट। तो डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट यहाँ से टूल्स और कंपोनेंट ले सकते हैं। तो जो डेवलपर हैं, जो डेटा साइंटिस्ट हैं, वो टूल्स और कंपोनेंट यहाँ से ले सकते हैं और अपना काम एफिशिएंट और फास्टर बना सकते हैं, राइट। तो यह प्लेटफॉर्म कंपनीज़ को अलाउ करता है कि वो अपने रिसोर्सेज शेयर करें और एक्सेस करें, जिससे एआई डेवलपमेंट प्रोसेस और स्मूथ हो जाए, राइट। तो डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट यहाँ से टूल्स और कंपोनेंट ले सकते हैं और अपना काम एफिशिएंट और फास्टर बना सकते हैं, और कंपनीज़ को अलाउ करता है कि वो अपने रिसोर्सेज शेयर करें और एक्सेस करें, जिससे एआई डेवलपमेंट प्रोसेस और स्मूथ हो जाए। ऑप्शन 3 कर रहा है टू रिप्लेस द नीड फॉर स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट इन द कंपनीज। देखिए, एआई हब का इंटेंशन स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट को रिप्लेस करना बिल्कुल नहीं है, राइट। इनफैक्ट ये इन डेटा साइंटिस्ट और डेवलपर का काम और आसान बनाता है। ये टूल और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो उन्हें एक्सपर्टाइज को और भी इन्हांस करते हैं। और ऑप्शन 4 कर रहा है टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन डेवलपिंग एआई मॉडल विदाउट शेयरिंग रिसोर्सेज। यह भी गलत है। एआई हब का मेन पर्पस सिर्फ मॉडल बनाना नहीं, बल्कि रिसोर्सेज को शेयर और रीयूज करने पर भी है। एआई हब एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस और शेयर किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम बात करें एआई हब के बारे में, बेसिकली एआई हब के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देखिए, एआई हब एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो एआई टूल और कंपोनेंट को एक्सेसिबल, शेयरेबल, रीयूजेबल बनाता है, राइट। यह स्किल डेटा साइंटिस्ट को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि उनके काम को और आसान बनाता है। इसका मेन एम है एआई डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और कंपनीज के बीच कोलैबोरेशन बढ़ाना, राइट। तो यही चीज़ हमने सीखा इस क्वेश्चन के माध्यम से एआई हब के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और एआई हब के एक और फीचर डिस्कस करने वाले इस क्वेश्चन के माध्यम से जो कंपनीज के लिए बहुत यूजफुल है। अब वो फीचर क्या है, ठीक है। तो एआई हब सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, लिखा गया है पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, वो तो है ही है, बल्कि एक प्राइवेट और सिक्योर पोर्टल भी ऑफर करता है, लिखा गया है ना, इट ऑल्सो ऑफर अ प्राइवेट सिक्योर पोर्टल, राइट, जिसमें कंपनीज अपने खुद के एआई टूल शेयर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एआई हब जो है का यूनिक एडवांटेज क्या है जो कंपनीज को अपने मशीन लर्निंग रिसोर्स इंटरनली शेयर करने में हेल्प करता है। व्हाट यूनिक एडवांटेज डज एआई हब ऑफर टू बिजनेसेस व्हेन शेयरिंग मशीन लर्निंग रिसोर्सेज इंटरनली। ऑप्शन ए कर रहा है इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग मशीन लर्निंग रिसोर्स विद इन अ प्राइवेट एंड सिक्योर इन्वायरमेंट। यानी ये कह रहा है कि एआई हब कंपनीज को एक प्राइवेट और सिक्योर पोर्टल प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपने मशीन लर्निंग रिसोर्सेज सिक्योरली शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी के कॉन्फिडेंशियल एआई टूल या मॉडल हैं तो वो सेफली इंटरनली शेयर किए जा सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल एक्सेस के। बिल्कुल सही जवाब है। मतलब यदि किसी कंपनी का अपना प्राइवेट एआई हब कंपनी को प्राइवेट और सिक्योर पोर्टल प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपने मशीन लर्निंग रिसोर्स सिक्योरली शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन 2 करा इट ऑफर एक्सक्लूसिवली गूगल क्लाउड एआई रिसोर्स विदाउट अलाउइंग एनी एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन। ये गलत है। देखिए, एआई हब सिर्फ गूगल क्लाउड का रिसोर्स पे डिपेंड नहीं करता, कंपनीज अपने खुद के रिसोर्सेज भी यहाँ ऐड कर सकती है और सिक्योरली इंटरनली शेयर भी कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 कह रहा है इट मैंडेट्स दैट ऑल रिसोर्सेज अपलोडेड आर मेड पब्लिक फॉर ग्लोबल एक्सेस। तो यह भी गलत है। एआई हब कंपनीज को अलाउ करता है कि एआई हब में कंपनी अपने रिसोर्सेज को प्राइवेट रख सकती हैं, पब्लिक बनाने कोई आवश्यकता, ये जरूरी नहीं है कि हर रिसोर्सेज को पब्लिक हो। कंपनीज के पास ऑप्शन है कि वो अपने टूल को इंटरनल यूज़ के लिए भी रख सकती है, ये गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है इट प्रिवेंट द अपलोडिंग ऑफ द कंपनी स्पेसिफिक मशीन लर्निंग रिसोर्स। तो यह भी गलत है क्योंकि एआई हब कंपनी को अलाउ करता है कि वो अपने स्पेसिफिक रिसोर्सेज को अपलोड करे और सिक्योरली शेयर करे। यह कंपनी के कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है बिना किसी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किए, ठीक है। तो एआई हब का यूनिक एडवांटेज यह है कि यह कंपनी को एक प्राइवेट और सिक्योर इन्वायरमेंट देता है जिसमें वो अपने मशीन लर्निंग रिसोर्सेज को इंटरनली आसानी से शेयर कर सकते हैं। यह पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप का रिसोर्सेज का सपोर्ट करता है जो कंपनी को एआई डेवलपमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी और प्राइवेसी ऑफर करता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा एआई हब का हमने 2 फीचर डिस्कस किए। पहले क्वेश्चन में हमने देखा क्या कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था जो कि कंपनी को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा था बहुत सारे एआई टूल का, और इसका पर्पस ये नहीं था कि हम स्किल डेटा साइंटिस्ट को रिप्लेस करें बल्कि हम हाई क्वालिटी रिसोर्सेज बना सकें, राइट। तो ये सब चीज़ हमने देखा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये स्टार्टअप से रिलेटेड एक सवाल है। तो बेसिकली सोचिए एक स्टार्टअप है जो अपने एआई सॉल्यूशन को जल्दी स्केल करना चाहता है लेकिन उसके पास इन हाउस मशीन लर्निंग एक्सपर्टाइज नहीं है। क्या नहीं है? देखिए, इन हाउस मशीन लर्निंग एक्सपर्टाइज नहीं है।
अब ऐसे में AI हब उनके लिए कैसे मददगार हो सकता है, आइए देखते हैं, ऑप्शन समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्टार्टअप जो मशीन लर्निंग एक्सपर्टाइज में कमजोर है, AI हब का यूज करके अपने लिमिटेशन को कैसे ओवरकम कर सकता है। हाउ माइट AI हब एम्पावर इट स्टार्टअप टू ओवरकम इट लिमिटेशन। बहुत अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग ओपन एक्सेस टू AI टूल दैट कैन बी कस्टमाइज एंड रीयूज फॉर देयर प्रोजेक्ट। अब देखिए, यही सही जवाब है। AI हब स्टार्टअप को ओपन एक्सेस देता है। क्या देता है? ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस देता है ऐसे AI टूल का जो प्लग एंड प्ले और कस्टमाइजेबल होते हैं। क्या होते हैं? प्लग एंड प्ले, और क्या होते हैं? कस्टमाइजेबल, राइट। तो मतलब अगर स्टार्टअप के पास अपना मशीन लर्निंग टीम नहीं है तो भी वो AI हब के प्रीबिल्ट रिसोर्सेज का यूज़ करके जल्दी से अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर स्टार्टअप के पास अपना मशीन लर्निंग टीम नहीं है, मशीन ML टीम नहीं है स्टार्टअप के पास, तो उस केस में भी AI हब के प्रीबिल्ट रिसोर्सेज का यूज़ करके जल्दी से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं। यह उनको बिना नए टूल डेवलप किए मार्केट में compete करने में हेल्प करता है, राइट। तो ऑप्शन 2 कर रहा है बाय लिमिटिंग एक्सेस टू AI कंपोनेंट टू अवॉइड ओवरवेलमिंग इनएक्सपीरियंस टीम। तो ये ऑप्शन गलत है। AI हब का गोल एक्सेस को लिमिट करना नहीं है। क्या कर रहा है? लिमिटिंग एक्सेस टू। एक्सेस को लिमिट करना नहीं है, बल्कि आसानी से एक्सेस देना है ताकि इनएक्सपीरियंस टीम भी इस प्लेटफॉर्म का इफेक्टिवली यूज़ कर सके। ऑप्शन 3 कर रहा है बाय फोकसिंग ऑन द टेंसरफ्लो कंपोनेंट लिमिटिंग एडेप्टेबिलिटी टू अदर फ्रेमवर्क। ये भी गलत है, क्योंकि AI हब सिर्फ टेंसरफ्लो तक लिमिटेड नहीं है, यह काफ़ी वैरायटी के टूल और फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है जो एडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ऑप्शन 4 कर रहा है बाय रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव प्रायर मशीन लर्निंग नॉलेज टू यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म। यह भी गलत है। AI हब का पर्पज़ ही यह है कि ये बिना एडवांस नॉलेज के भी कंपनीज इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकती हैं और आसानी से AI टूल को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो याद रखिएगा कि जो AI हब है वो स्टार्टअप को ओपन एक्सेस और कस्टमाइजेबल टूल प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट को आसानी से बिल्ड और स्केल कर सकते हैं बिना नए टूल खुद से डेवलप किए, राइट। तो AI हब स्टार्टअप को ओपन एक्सेस और कस्टमाइजेबल टूल प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट को आसानी से बिल्ड और स्केल कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें अलाउ करती है कि वो AI सॉल्यूशन को जल्दी मार्केट में ला सकें और प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों इंप्रूव कर सकें। देखिए AI हब का कितना फ़ायदा है। हमने 3 क्वेश्चन अभी तक देख लिए और सब में हमने यही देखा कि AI हब का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। एक्सेस लिमिट नहीं करता है, ओपन एक्सेस प्रोवाइड करता है, प्लग एंड प्ले मॉडल है, कस्टमाइजेबल है, राइट। अपने प्रोजेक्ट के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले केस स्टडीज़ की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, एक एक चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ में आ रही हो, तो लाइक करना मत भूलें, ताकि इस वीडियो का रीच और भी लोगों तक बढ़े और भी CIB एस्पिरेंट इस तरह के कंटेंट का लाभ उठा पाए। चलिए, तो अब देखते हैं। अब सोचिए, एक बड़ी कॉरपोरेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में AI कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना चाहती है। एक बड़ी कॉरपोरेशन है, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में AI कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना चाहती है, लेकिन उनके लिए डेटा प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है। डेटा का प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है, वही यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में AI हब का प्राइवेट पोर्टल कैसे उनके इस गोल को अचीव करने में मदद कर सकता है, आइए ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ भी AI हब का काम है। अब वो कंपनी चाह रही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में AI कोलैबोरेशन को फोस्टर करना चाह रही है, लेकिन बिना प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना है। तो AI हब का प्राइवेट पोर्टल होता है, वो कैसे हेल्प करता है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ी कॉर्पोरेशन जो डिपार्टमेंट के बीच AI कोलैबोरेशन फोस्टर करना चाहती है और डेटा प्राइवेसी को ही मेंटेन रखना चाहती है, AI हब का प्राइवेट पोर्टल यूज़ करके इस गोल को कैसे सपोर्ट कर सकता है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योर इंटरनल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग AI रिसोर्सेज एंड फैसिलिटेटिंग क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन। क्या लगता है ये ऑप्शन? बिल्कुल सही जवाब है। AI हब का जो प्राइवेट पोर्टल कंपनीज को एक सेफ, ये जो हमारा AI हब का प्राइवेट पोर्टल है ना, ये कंपनी को सेफ इन्वायरमेंट में अपने AI रिसोर्स शेयर करने की फैसिलिटी देती है, जो कि उनके डिपार्टमेंट के बीच कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है। इस सिक्योर प्लेटफॉर्म से डिपार्टमेंट एक दूसरे से मशीन लर्निंग रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये D1 है, ये D2 है, और दोनों आपस में मशीन लर्निंग सोर्स एक्सेस कर सकते हैं, राइट, बिना किसी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ किए। बहुत अच्छा चीज़, बहुत सा फैसिलिटी है। फिर कह रहा है बाय मैंडेटिंग दैट ऑल शेयर रिसोर्स बी एक्सेसिबल टू एक्सटर्नल यूजर। ये गलत है, क्योंकि AI हब का प्राइवेट पोर्टल सिर्फ इंटरनल शेयरिंग के लिए है। किसके लिए है? दिस इज़ ओनली फॉर इंटरनल शेयरिंग,
राइट। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ, इसका मेन पर्पज सिक्योर इंटरनल कोलैबोरेशन है, एक्सटर्नल एक्सेस को मैंडेटरी नहीं बनाता। ऑप्शन सी कह रहा है बाय ऑफरिंग अ पब्लिक ओनली हब लिमिटिंग द एबिलिटी टू यू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रिसोर्स। ये ऑप्शन भी गलत है। एआई हब पब्लिक के साथ एक प्राइवेट सिक्योर हब भी ऑफर करता है जिसमें कंपनीज अपने स्पेसिफिक रिसोर्स को सिक्योरली मैनेज कर सकती है। ये कह रहा है बाय ऑफरिंग पब्लिक ओनली हब, ठीक है, तो ये गलत है। एआई हब पब्लिक के साथ एक प्राइवेट सिक्योर हब भी ऑफर करता है, पब्लिक हब भी ऑफर नहीं करता, पब्लिक करता है या प्राइवेट भी ऑफर करता है। ऑप्शन 4 कर रहा है बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन डेटा प्राइवेसी विदाउट इनेबलिंग शेयरिंग और कोलैबोरेशन। यह भी गलत है क्योंकि एआई हब डेटा प्राइवेसी के साथ कोलैबोरेशन को भी सपोर्ट करता है। प्राइवेट पोर्टल का गोल यही है इंटरनल डिपार्टमेंट के बीच सिक्योरली रिसोर्सेज शेयर किए जा सकें। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि एआई हब का प्राइवेट पोर्टल एक सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे बड़ी कॉर्पोरेशन अपने एआई रिसोर्स को इंटरनली शेयर कर सकती हैं, जो क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन को फॉस्टर कर सकता है और साथ ही डेटा सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि कंपनीज अपने एआई कैपेबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज कर सकती हैं और स्मार्टर वर्कफ्लो क्रिएट कर सकती हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया एआई हब से रिलेटेड, हमने अभी डिस्कशन किए पॉइंट। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारे डेटा साइंस से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। सोचिए कि एक डेटा साइंस टीम है जो एक बड़े रिटेल कंपनी के लिए एक रिलायबल मशीन लर्निंग वर्कफ्लो डेवलप करना चाहती है। क्या है? एक डेटा साइंस टीम है जो कि एक बड़े कंपनी के लिए, रिटेल कंपनी के लिए एक रोबस्ट मशीन लर्निंग वर्कफ्लो डेवलप करना चाहती है। उन्हें एक ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो उनके पाइपलाइन के हर एक स्टेप को स्ट्रीमलाइन करे और स्टैंडर्डाइज करे, राइट। अच्छा, अब देखिए डेटा प्रिपरेशन से लेकर, कहाँ से लेकर, डेटा प्रिपरेशन से लेकर डेटा प्री प्रोसेसिंग से लेकर मॉडल डिप्लॉयमेंट तक एक ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है उन्हें। आइए देखते हैं कि क्यूफ्लो पाइपलाइन कैसे उनकी मदद कर सकता है। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द क्यूफ्लो पाइपलाइन। तो क्वेश्चन ये है कि एक रिटेल कंपनी के लिए मशीन लर्निंग वर्कफ्लो बिल्ड और डिप्लॉय करते वक्त क्यूफ्लो पाइपलाइन सिस्टम इस डेटा साइंस टीम की कैसे मदद कर सकता है। वही कह रहा है ना, हाउ कैन द क्यूफ्लो पाइपलाइन सिस्टम मोस्ट इफेक्टिवली असिस्ट द डेटा साइंस टीम इन बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग देयर मशीन लर्निंग वर्कफ्लो, राइट। तो वही कह रहा है रिटेल कंपनी के लिए जो मशीन लर्निंग वर्कफ्लो बिल्ड और डिप्लॉय करते वक्त क्यूफ्लो पाइपलाइन सिस्टम इस डेटा साइंस टीम को कैसे मदद कर सकता है। ऑप्शन नहीं कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग अ कंटेनर सेंट्रिक पाइपलाइन दैट ऑर्गेनाइजेज द ईच स्टेजेस ऑफ द वर्कफ्लो इनटू मॉड्यूलर और रीयूजेबल कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात है, क्यूफ्लो में यही बात है। देखिए क्यूफ्लो पाइपलाइन एक कंटेनर सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? कंटेनर सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करता है जिसमें वर्कफ्लो के हर एक स्टेज को सेपरेट रीयूजेबल कंपोनेंट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये वर्कफ्लो का पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज, तीसरा, ये चौथा स्टेज है। सभी स्टेज को क्या किया जाता है, जैसे वर्कफ्लो के हर स्टेज को सेपरेट रीयूजेबल कंपोनेंट में रीयूजेबल कंपोनेंट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब डेटा और प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट सब अलग अलग कंटेनर में मैनेज किए जाते हैं। एक में आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग होगा, एक में आपका मॉडल ट्रेनिंग होगा, एक कंटेनर में आपका डिप्लॉयमेंट होगा। तो यह मॉडुलर कंटेनर रिपीटेबल और स्केलेबल वर्कफ्लो बनाने में मददगार होते हैं जो कि लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए परफेक्ट है। ऑप्शन भी करा है बाय लिमिटिंग द वर्कफ्लो टू ओनली वन स्टेज एट अ टाइम इंश्योरिंग सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यूफ्लो पाइपलाइन हर स्टेज को एक साथ मैनेज कर सकती है और इसीलिए वर्कफ्लो एफिशिएंट और फास्ट होता है। यह सिस्टम सिंप्लिसिटी से ज़्यादा एफिशिएंसी पे फोकस करती है। ऑप्शन थर्ड करा है बाय ओनली अलाउइंग फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉट हैंडलिंग मॉडल ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट। यह भी गलत है। क्यूफ्लो एंड टू एंड वर्कफ्लो मैनेज करता है। यहाँ पे कीवर्ड क्या याद रखिएगा, एंड टू एंड वर्कफ्लो, राइट, जिसमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट सब कुछ शामिल है। ऑप्शन डी कर रहा है बाय रिक्वायरिंग मैनुअल सेटअप फॉर ईच स्टेज टू अलाउ फॉर ग्रेटर कंट्रोल ओवर द पाइपलाइन। यह भी गलत है। क्यूफ्लो ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैनुअल का कोई रोल ही नहीं है, सब कुछ सबका सब ऑटोमेशन है ताकि मैनुअल स्टेप की जरूरत कम हो और वर्कफ्लो स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट हो। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन से कि क्यूफ्लो पाइपलाइन के कंटेनर सेंट्रिक डिज़ाइन डेटा साइंस टीम को एक मॉड्यूलर रीयूजेबल वर्कफ्लो क्रिएट करने में मदद करती है जिसमें हर स्टेज के लिए अलग अलग कंटेनर होते हैं। यह वर्कफ्लो रिटेल कंपनी के लिए स्केलेबल और कंसिस्टेंट आउटपुट देने में बहुत यूजफुल होता है, राइट। तो अगर दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। आगे बात करते हैं हम लोग टेक कंपनी के बारे में, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक टेक कंपनी अपने रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को और भी बेहतर बनाने के लिए मल्टीपल मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट रन करना चाहती है, ठीक है। क्यों रन करना, क्या रन कर रही है? मल्टीपल मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट रन कर रही है। क्यों रन कर रही है? अपने रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को और भी बेहतर बनाने के लिए।
इनको एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जहां ये एक्सपेरिमेंट आसानी से टेस्ट हो सके और जो सक्सेसफुल हो उसको जल्दी प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जा सके। एक ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आज के क्वेश्चन में हम क्यूफ्लो पाइपलाइन की इस प्रोसेस में क्या रोल है ये देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक टेक कंपनी है कैसे क्यूफ्लो पाइपलाइन का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग मॉडल पे एक्सपेरिमेंट और उनका डिप्लॉयमेंट एफिशिएंट कर सकती है। देखिए, ये क्यूफ्लो पाइपलाइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे ये कंपनी जो है क्यूफ्लो पाइपलाइन को एम्प्लॉय करके अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को एफिशिएंटली डिप्लॉयमेंट एफिशिएंटली कर सकती है। पहला कह रहा है बाय ऑर्केस्ट्रिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ पाइपलाइन इनेबलिंग रिपीटेबल वर्कफ्लो एंड सीमलेस डिप्लॉयमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्यूफ्लो पाइपलाइन का पर्पज़ यही है कि पूरे मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल को हैंडल किया जा सके, कंप्लीट मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल, राइट, और जिसमें वर्कफ्लो को ऑटोमेट और ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। हर एक्सपेरिमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से बिल्ड किया जाएगा, जितने भी एक्सपेरिमेंट है बिल्ड किया जाएगा, उसे टेस्ट किया जाएगा, राइट, और डिप्लॉय किया जाता है, राइट। तो डिप्लॉय करना आसान हो जाता है। यह एक कंसेंट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंटेनर सेंट्रिक होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ कंटेनर सेंट्रिक। यह कंटेनर सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करता है जिसमें पाइपलाइन के हर स्टेप को ऑटोमेट कर सकते हैं। इस तरह एक्सपेरिमेंट को क्विकली और एफिशिएंटली प्रोडक्शन में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 कर रहा है बाय अलाउइंग ओनली अ सिंगल एक्सपेरिमेंट टू बी टेस्टेड एट अ टाइम टू मिनिमाइज सिस्टम लोड। गलत है, क्योंकि क्यूफ्लो पाइपलाइन जो होता है ना, इसमें एक साथ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप केवल सिंगल एक्सपेरिमेंट हैंडल करेंगे, यू कैन हैंडल अ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट, और यह फ्लेक्सिबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ है, स्पेशली जब फ्रीक्वेंट मॉडल टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत हो। ऑप्शन 3 का है बाय हैंडलिंग ओनली डेटा कलेक्शन रिक्वायरिंग सेपरेट टूल फॉर ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ये भी गलत है। क्यूफ्लो सिर्फ डेटा कलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी वर्कफ्लो को मैनेज करता है, जिसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, डेटा कलेक्शन सब के सब आते हैं। प्रोसेसिंग में ही कलेक्शन आ गया ना। और ऑप्शन 4 कर रहा है बाय फोकसिंग सोलली ऑन मॉडल डिप्लॉयमेंट लिविंग डेटा प्री प्रोसेसिंग टू अदर सिस्टम। ये भी गलत है। देखिए, क्यूफ्लो पाइपलाइन में एंड टू एंड वर्कफ्लो मैनेजमेंट होता है। जब मैं एंड टू एंड बोलता हूँ तो एंड टू एंड का मतलब ही हो गया कि डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल टेस्टिंग सब के सब इंक्लूडेड है। तो क्यूफ्लो पाइपलाइन का ऑर्केस्ट्रेशन फीचर जो है इस टेक कंपनी को एक सिस्टमेटिक और रिपीटेबल वे में एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने का और डिप्लॉय करने में मदद करता है। यह कंपनी के रिकमेंडेशन सिस्टम को स्केल और ऑप्टिमाइज करने में बहुत एफिशिएंट है क्यूफ्लो पाइपलाइन सिस्टम। प्लीज़ रिमेंबर इट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों, आज का जो केस है वो एक बायोटेक कंपनी का है जो डिजीज़ प्रेडिक्शन मॉडल डेवलप कर रही है। क्या डेवलप कर रही है? डिजीज़ प्रेडिक्शन मॉडल। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इनके पास रिक्वायरमेंट यह है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करें जिससे उनके डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग वर्कफ्लो इजीली क्रिएट, शेयर और स्केल कर सकें। आसानी से क्रिएट करें, शेयर करें, स्केल करें। एक ऐसा इनको सिस्टम चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो चाहते हैं कि उन्हें फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिले, चाहे वो प्रोटोटाइपिंग हो या प्रोडक्शन तक, डिप्लॉयमेंट तक, सब कुछ में फ्लेक्सिबिलिटी मिले, प्रोटोटाइपिंग से लेकर प्रोडक्शन तक। चलिए देखते हैं क्यूफ्लो पाइपलाइन जो है उनकी इस एक प्रोसेस को कैसे स्ट्रीमलाइन करने में कैसे मदद कर सकता है। तो एक बायोटेक कंपनी है जो कि अपनी मशीन लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रोटोटाइपिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। कैसे क्यूफ्लो पाइपलाइन उनके इस प्रोसेस में मदद कर सकता है? पहला ऑप्शन कर रहा है बाय ऑफरिंग अ रीयूजेबल हाइब्रिड प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट ईच स्टेज ऑफ द मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल विदाउट लॉकिंग द कंपनी इनटू अ स्पेसिफिक टूल। अब ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों जो हमारा क्यूफ्लो पाइपलाइन होता है ना, वो एक हाइब्रिड और ओपन सोर्स सॉल्यूशन है जो डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग वर्कफ्लो को क्रिएट, टेस्ट और शेयर करने में मदद करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह उन्हें किसी स्पेसिफिक टूल में लॉक नहीं करता, यानी कि वो अपने प्रोटोटाइपिंग से लेकर प्रोडक्शन तक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। इस तरह बायोटेक कंपनी अपने डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल पे क्विक एक्सपेरिमेंटेशन और स्केलिंग कर सकती है, राइट। तो एक हाइब्रिड और ओपन सोर्स सॉल्यूशन है जो डेटा साइंटिस्ट को हेल्प करती है। फिर ऑप्शन 2 कर रहा है कि बाय, तो ये रियूजेबल हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है दैट सपोर्ट ईच स्टेज ऑफ द मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। ऑप्शन 2 कर रहा है बाय लिमिटिंग द वर्कफ्लो टू प्रोटोटाइपिंग ओनली। ये गलत है, क्योंकि क्यूफ्लो पाइपलाइन के ऑलरेडी कंटेंटराइज और मॉड्यूलर है, जिससे एक्सटेंसिव कस्टम कोडिंग की जरूरत नहीं होती हर स्टेज पे। अच्छा, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों क्या कर रहा है कि क्यूफ्लो पाइपलाइन सिर्फ प्रोटोटाइपिंग तक लिमिटेड नहीं है। क्या लिखा है? प्रोटोटाइपिंग तक लिमिटेड है। यही तो गलत हो गया है, क्योंकि यह एंड टू एंड प्रोसेस तक को सपोर्ट करता है, यानी प्रोटोटाइपिंग से डिप्लॉयमेंट तक का वर्कफ्लो है। ऑप्शन 3 कर रहा है बाय रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव कस्टम कोडिंग फॉर एवरी स्टेज। अब यह भी गलत है, क्योंकि क्यूफ्लो पाइपलाइन ऑलरेडी कंटेंटराइज और मॉड्यूलर है, जिससे एक्सटेंसिव कस्टम कोडिंग की जरूरत नहीं होती।
ऑप्शन 4 कर रहा है बाय ओनली सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट विदाउट इनेबलिंग डिप्लॉयमेंट, यह भी गलत है क्योंकि क्यूफ्लो पाइपलाइन एक्सपेरिमेंट और डिप्लॉयमेंट दोनों में सपोर्ट करता है, जो एंड टू एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए बना है। तो क्यूफ्लो पाइपलाइन की एक हाइब्रिड और ओपन सोर्स नेचर बायोटेक कंपनी के लिए परफेक्ट फिट है। यह उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो प्रोटोटाइपिंग से प्रोडक्शन तक अपने डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल को एफिशिएंटली स्ट्रीमलाइन कर सकें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ई कॉमर्स कंपनी के रिगार्डिंग है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ई कॉमर्स कंपनी का है जो अपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन को इम्प्रूव करना चाहती है। उन्हें कुछ ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टेस्ट करने हैं जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करे, मतलब उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जल्दी से एक्सपेरिमेंट करने दे और इवैल्यूएट करने में मदद करे कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है और उसी को प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जा सके। समझ में आया दोस्तों? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो अपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन को इम्प्रूव करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन करना चाहती है प्रोडक्ट को, तो उन्हें कुछ ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टेस्ट करने हैं जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करे, मतलब उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जल्दी से एक्सपेरिमेंट करने दे और इवैल्यूएट करने में मदद करे। देखते हैं कैसे क्यूफ्लो पाइपलाइन उन्हें अचीव करने में मदद करता है। तो पहला कह रहा है कि एक ई कॉमर्स कंपनी एक का गोल है डिफरेंट मशीन एल्गोरिथम को टेस्ट करना और बेस्ट परफॉर्मिंग एल्गोरिथम को प्रोडक्शन में लाना। पहला ऑप्शन कर रहा है। तो सवाल है कि क्यूफ्लो पाइपलाइन कैसे इन्हें प्रोसेस में मदद करता है। पहला ऑप्शन कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग अ क्विक रिलायबल प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड इवैल्यूएट मल्टीपल मशीन लर्निंग टूल विद इन अ सिंगल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, राइट। क्यूफ्लो पाइपलाइन एक सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट देता है जो मल्टीपल एल्गोरिथम टेस्ट करने में और उनके रिजल्ट को इजीली इवैल्यूएट करने में मदद करती है। यह सिस्टम जल्दी से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो कंपनी अपने एल्गोरिथम को जल्दी और एफिशिएंटली चेक कर सकती है, राइट। ऑप्शन 2 करा बाय फोकसिंग सोनली ऑन डिप्लॉयमेंट। नहीं, इसमें ये एक एंड टू एंड प्रोसेस है, मतलब सब कुछ होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, उसके सारा प्रोसेस होता है। बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपेरिमेंट और सिंपल मॉडल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाय मैनेजिंग दैट ऑल वर्क फ्लो फाइनलाइज बिफोर एक्सपेरिमेंट, ये भी गलत है, राइट। अब देखिए, अब अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ता है जो कि रोबोटिक्स टीम से रिलेटेड है। हम एक ई कॉमर्स, ओके, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। हाँ, रोबोटिक्स टीम की बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक रोबोटिक्स टीम के बारे में बात करेंगे जो एक आर्म डेवलप कर रही है। क्या डेवलप कर रही है? आर्म, राइट। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है आर्म डेवलप कर रही है जो कि ऑब्जेक्ट को ग्रास्प और मैनिपुलेट कर सके। लेकिन उन्हें एक चैलेंज फेस हो रहा है, एक चैलेंज फेस हो रहा है। वो क्या है? अगर रोबोट हर पॉसिबल मूवमेंट को इवैल्यूएट करे तो सॉल्यूशन निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उन्हें एक ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच की ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि ऐसे रोबोटिक्स टीम अपने आर्म के मूवमेंट को प्रोग्राम करने के लिए हर पॉसिबल मूवमेंट को इवैल्यूएट करना चाहती है, लेकिन सर्च टाइम बहुत स्लो हो रहा है, राइट। ह्यूरिस्टिक का यूज कैसे ही उन्हें इस चैलेंज को निपटाने में मदद कर सकता है। देखिए यहाँ पे टर्म आया है ह्यूरिस्टिक। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है बाय रैंकिंग मूवमेंट ऑप्शन टू प्रायोरिटाइज दोज दैट आर मोर लाइकली टू सक्सीड रिड्यूसिंग द सर्च टाइम। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ह्यूरिस्टिक एक मेथड है जिसमें रोबोट सिर्फ पहली बात रोबोटिक्स पे एप्लीकेबल है। रोबोट सिर्फ उन मूवमेंट को टेस्ट करता है जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, यानी जो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस हैं। तो वही वाला मॉडल टेस्ट करेगा, मतलब वही वाला मूवमेंट टेस्ट करेगा जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। इससे उन्हें सर्च टाइम को ड्रास्टिकली रिड्यूस करने में मदद मिलती है। हर एक मूवमेंट ऑप्शन को इवैल्यूएट करने की जगह, मतलब सब मूवमेंट ऑप्शन को इवैल्यूएट नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं को चेक करना है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और फिजिबल है। तो इस अप्रोच से क्या होगा? इस अप्रोच से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि अब रोबोट हर पॉसिबल मूवमेंट को इवैल्यूएट करने के बजाय सिर्फ उन्हीं को टेस्ट करता है जो ज़्यादा लाइकली है सक्सेसफुल होने के। ऑप्शन 2 कह रहा है बाय इंश्योरिंग दैट एवरी पॉसिबल मूवमेंट ऑप्शन इज टेस्टेड गारंटिंग एक्यूरेसी। गलत है, क्योंकि अगर रोबोट हर मूवमेंट को टेस्ट करे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक इसीलिए यूज होता है ताकि सिर्फ प्रॉमिसिंग ऑप्शन को फोकस करके स्पीड को इम्प्रूव किया जा सके। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? बाय लिमिटिंग द रोबोट चॉइस टू वन प्रीडिटरमाइंड मूवमेंट इंश्योरिंग प्रेडिक्टेबिलिटी। तो यह भी गलत है, क्योंकि इस अप्रोच से फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और रोबोट सिर्फ एक ही मूवमेंट को फॉलो करेगा जो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑप्शन 4 कर रहा है बाय अवॉइडिंग एनी सर्च मेथड अलाउइंग द रोबोट टू चूज रैंडमली। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि रैंडमली चूज करने से रोबोट की एक्यूरेसी और एफिशिएंटली दोनों इफेक्ट हो सकती है। ह्यूरिस्टिक का मेन पर्पज है बेस्ट ऑप्शन को प्रायोरिटाइज करना, रैंडम सिलेक्शन नहीं। तो दोस्तों, ह्यूरिस्टिक रोबोट को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ह्यूरिस्टिक के जरिए रोबोट सिर्फ उन मूवमेंट को इवैल्यूएट करता है जो ज़्यादा चांसेस है सक्सेसफुल होने के, जिससे सर्च टाइम रिड्यूस हो सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट और एफिशिएंट हो जाती है, राइट।
चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं एआई डेवलपर के बारे में। इसके देखते हैं, एक एआई डेवलपर के बारे में बात करेंगे जो एक वर्चुअल मेज सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बना रहा है। क्या बना रहा है? एक वर्चुअल मेज है, तो सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन मेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और प्रोग्राम को जल्दी सॉल्यूशन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डेवलपर सोच रहे हैं कोई ऐसा सर्च मेथड यूज़ करें जो हर पाथ को एक्सप्लोर ना करे ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो पहला आप क्वेश्चन कर रहा है कि एक एआई डेवलपर एक वर्चुअल मेज को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बना रहा है। मेज की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से प्रोग्राम जल्दी सॉल्यूशन नहीं पा रहा है, तो डेवलपर कौन से सर्च मेथड यूज़ कर सकता है तो जो हर पाथ को एक्सप्लोर करने से बच सके। पहला ऑप्शन कर रहा है इट अलाउ द प्रोग्राम टू फोकस ऑन प्रॉमिसिंग पाथ, मेकिंग द सॉल्यूशन फास्टर एंड लेस कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव। तो यह सही जवाब है। ह्यूरिस्टिक सर्च रिजल्ट एक ऐसा मेथड है जो प्रोग्राम को उन पाथ पर फोकस करने में मदद करता है जो एग्जिट तक पहुंचने से ज़्यादा चांस रखते हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक का ही काम है, राइट। मतलब प्रोग्राम हर पॉसिबल पाथ को टेस्ट करने के बजाय सिर्फ उन्हीं पाथ को एक्सप्लोर करेगा जो कि प्रॉमिस है। जैसे मैंने रॉबर्ट वाले केस में बताया था आपको, इससे कंपटीशन का लोड कम हो जाता है और सॉल्यूशन जल्दी मिल जाता है। ऑप्शन 2 कर रहा है कि इट मैंडेट टेस्टिंग ऑल पॉसिबल रूट इन द मेज। यही तो गलत है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक सर्च का पर्पस ये नहीं होता कि आप हर पाथ को टेस्ट किया है। ह्यूरिस्टिक का एम यही है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना और प्रॉमिसिंग पाथ पे फोकस करना। ऑप्शन 3 कर रहा है इट रिस्ट्रिक्ट द प्रोग्राम टू ओनली वन प्री डिटरमाइंड पाथ थ्रू द मेज। ये भी गलत है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक सर्च एक फ्लेक्सिबल मेथड है जो मल्टीपल पाथ कंसीडर करता है। ऐसा नहीं कि खाली एक ही पाथ देखेगा, राइट। तो यह उन पाथ को प्रायोरिटाइज करके करता है जो ज़्यादा लाइकली हैं सक्सेसफुल होने के। और ऑप्शन 4 क्या कर रहा है इट डिसेबल एनी डायरेक्शनल प्रेफरेंस लेटिंग द प्रोग्राम टू चूज पाथ रैंडमली। अब ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि रैंडम पाथ चूज करना ह्यूरिस्टिक सर्च का गोल नहीं है। ह्यूरिस्टिक सर्चेज में पाथेस को इंटेलिजेंटली सेलेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक सर्च एक ऐसा मेथड है जो एआई को उन पाथ को प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, जिससे कंपटीशन का लोड कम हो जाता है और सॉल्यूशन जल्दी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का केस स्टडी सेशन। आपने उसको एंजॉय किया होगा। हमने ह्यूरिस्टिक की बात की, हमने बात की दोस्तों क्यूफ्लो पाइपलाइन के बारे में, हमने बात की मशीन लर्निंग एनालिसिस के बारे में। तो एवरी एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड इन दिस पार्टिकुलर सेशन। थैंक यू।